नमस्कार दोस्तों। और आज की पहली कहानी छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले की है। ये बात 2021 की है। बिलासपुर जिला मुख्यालय से 25 किलोमीटर दूर एक थाना है, सीपत थाना। इसी थाने के पास एक कस्बा है। इसी कस्बे में एक किसान का परिवार रहता था। किसान की 2 बेटियां थीं, बड़ी शोभा और छोटी बेटी आशा। परिवार का मुखिया खुद तो कम पढ़ा लिखा था, लेकिन पढ़ाई का महत्व वह अच्छी तरह से जानता था। इसलिए उसने अपनी दोनों बेटियों को पढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। दोनों ही बेटियां बिलासपुर के एक कॉलेज में अपनी डिग्री हासिल कर चुकी थीं, जिसके बाद बड़ी बेटी ने पढ़ाई छोड़ दी थी, जबकि छोटी बेटी अब बिलासपुर में ही रहकर एमएससी की पढ़ाई कर रही थी। अब दोनों बेटियां शादी की उम्र में थीं। किसान शोभा के लिए लड़का ढूंढ रहा था, लेकिन इसी बीच अचानक एक दिन शोभा को चक्कर आया और वह गिर गई। घर वाले उसे तुरंत डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने इसे मामूली बात कहकर कुछ दवाइयां दी। परिवार ने भी इसे हल्के में लिया, लेकिन असली परेशानी तो शुरू हो चुकी थी। उस दिन के बाद हर कुछ दिनों में शोभा को अचानक चक्कर आने लगे और वह गिर जाने लगी। शोभा की हालत बिगड़ती देख इलाज का दायरा बढ़ा दिया गया। कई सालों तक डॉक्टरों के पास चक्कर लगते रहे। पिता और छोटी बहन आशा उसे लेकर दिल्ली तक गए। वहां बड़े बड़े अस्पतालों में शोभा का इलाज करवाया गया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। 3 साल की बीमारी ने शोभा को कमजोर कर दिया था। वह इतनी कमजोर हो गई कि सूखकर हड्डियों का ढांचा बन गई। माता पिता की चिंता का कोई अंत नहीं था। शोभा की बीमारी के कारण उसकी शादी नहीं हो पा रही थी, और दूसरी तरफ छोटी बहन आशा भी 25 साल की हो चुकी थी। घर वाले सोचने लगे कि पहले आशा की शादी कर दी जाए, क्योंकि शोभा की हालत कब सुधरेगी यह कहना मुश्किल था। लेकिन आशा इसके लिए तैयार नहीं थी। वह अपनी शादी से पहले हर कीमत पर अपनी बड़ी बहन को ठीक करना चाहती थी। इसी दौरान परिवार के एक रिश्तेदार ने सलाह दी कि शोभा को पास के गांव में रहने वाले तांत्रिक नंद कुमार रोहिदास को दिखाया जाए। परिवार डॉक्टरी इलाज से पहले ही थक चुका था, इसलिए उन्हें यह सुझाव सही लगा। अगले दिन आशा अपनी एक्टिवा पर पिता को बैठाकर तांत्रिक नंद कुमार के पास पहुंची। पिता ने तांत्रिक को शोभा की बीमारी के बारे में सब कुछ बताया। नंद कुमार ने उनकी बात सुनकर कहा कि वह 2 दिन बाद उनके घर आएगा। 2 दिन बाद तांत्रिक के कहने पर आशा उसे अपनी एक्टिवा से घर लेकर आई। शोभा को देखने के बाद नंद कुमार ने कहा कि वह रात में अपने देवता से बात करके उपचार करेगा। इसके बाद आशा तांत्रिक को एक्टिवा पर वापस उसके गांव छोड़ आई। आशा के पूरे परिवार को अगले दिन का बेसब्री से इंतजार था, जब तांत्रिक नंद कुमार अपने देवता से बात करने के बाद शोभा के इलाज के बारे में कुछ बताएगा। अगले दिन सुबह पिता खेत पर चले गए थे। कुछ देर बाद तांत्रिक नंद कुमार का फोन सीधे आशा के मोबाइल पर आया। उसने आशा से कहा कि वह गांव आकर उससे मिले। कुछ ही देर में आशा नंद कुमार के घर पहुंची। वहां नंद कुमार चौकी पर ध्यान लगाए बैठा था। उसने आंखें खोलते ही गंभीर स्वर में कहा, मेरे देवता ने तुम्हारी बहन को ठीक करने का वचन दिया है। दरअसल उसकी हालत काले प्रेत के साये की वजह से है। वह प्रेत धीरे धीरे उसका खून पी रहा है। नंद कुमार ने आगे कहा, यह प्रेत बहुत शक्तिशाली है। इसे वश में करने में समय लगेगा। हो सकता है कि तब तक तुम्हारी बहन की जान ही चली जाए, क्योंकि उसके शरीर में अब ताकत बची नहीं है। मेरे देवता का कहना है कि तुम्हारे शरीर से शक्ति लेकर उसे शोभा के शरीर में प्रवेश कराना पड़ेगा। फिर उसने चेतावनी दी, अगर यह पूजा बीच में छूट गई तो न सिर्फ तुम्हारी बहन की मौत हो जाएगी, बल्कि तुम्हारे पिता की भी जान चली जाएगी। सोच लो, अगर तुम तैयार हो तो मैं पूजा शुरू करूं। मगर पूजा शुरू करवाने से पहले एक बात और समझ लो, पूजा के बीच में जो भी काला प्रेत कहेगा तुम्हें मानना पड़ेगा। तुम बीच में किसी बात से मना नहीं कर सकोगी, चाहे वह अपने शरीर की शक्ति देने की बात ही क्यों न हो। बाबा की यह बात सुनकर आशा एक पल के लिए सोच में पड़ गई। फिर उसने धीरे से पूछा, वो तो ठीक है, लेकिन मेरे शरीर की शक्ति आप मेरी बहन को कैसे देंगे? तुम इसकी चिंता मत करो, नंद कुमार ने आत्मविश्वास से कहा। वो तरीका मैं वक्त आने पर बता दूंगा। मैं कोई घिसा पिटा पुराना तांत्रिक नहीं हूं, टेक्निकल तांत्रिक हूं। ये सब मुझ पर छोड़ दो। आशा अपनी बहन को हर हाल में बचाना चाहती थी, इसलिए उसने पूजा के लिए हां कर दी। बाबा के कहने पर उसने पूजा के सामान के लिए 10,000 रुपए भी दे दिए। बाबा ने कहा कि पूजा अमावस्या से शुरू होगी और आशा को रोज पूजा के समय वहां मौजूद रहना होगा। आशा रोज बाबा के कहे अनुसार पूजा में शामिल होने जाने लगी। हर दिन बाबा पूजा का ढोंग करता। कुछ देर तक मंत्र बुदबुदाते हुए वह आशा के सिर पर हाथ रखता और यह दिखाने की कोशिश करता कि वह उसके शरीर से शक्ति खींच रहा है।
फिर वह शोभा का नाम लेकर हवा में हाथ हिलाता और शक्ति छोड़ने का नाटक करता। पूजा करते हुए 1 महीना बीत गया, लेकिन शोभा की सेहत में कोई सुधार नहीं हुआ, न ही कोई गिरावट आई। इससे आशा को लगा कि शायद बाबा की पूजा का कुछ असर हो रहा है, क्योंकि इस 1 महीने में शोभा एक बार भी बेहोश नहीं हुई थी। इधर बाबा ने धीरे धीरे आशा के पूरे परिवार को अपनी गिरफ्त में ले लिया और शोभा को दी जा रही अंग्रेजी दवाओं को बंद करवा दिया। इसके बाद शोभा की हालत तेजी से बिगड़ने लगी। यह देखकर आशा ने बाबा से पूछा, तो उसने कहा, काले प्रेत को मेरी पूजा की जानकारी लग गई है, इसलिए वह तेजी से शोभा का खून पी रहा है ताकि पूजा पूरी होने से पहले शोभा की जान ले सके। तो अब क्या होगा? बाबा की बात सुनकर आशा ने कहा। बाबा ने तसल्ली देते हुए कहा, डरो मत, अब मैं तुम्हारे बदन से 10 गुना शक्ति निकालकर शोभा को दूंगा, जिससे उसका बाल भी बांका नहीं होगा। लेकिन इसके लिए कल तुम्हें मानसिक रूप से तैयार होकर आना पड़ेगा। देवता जो कहेगा उससे इनकार मत करना, ठीक है? कहकर आशा अपने घर आ गई। इसके बाद दूसरे दिन जब वह बाबा के पास पहुंची तो बाबा बोला, अंदर कमरे में पलंग पड़ा है, उस पर पूरे कपड़े निकालकर लेट जाओ। जब आशा ने सवाल किया तो बाबा ने कहा, सवाल मत करो, मैंने पहले ही कह दिया था कि पूजा के बीच में तुम किसी बात से इनकार नहीं कर सकती। देवता को जो आदेश है वह तुम्हें मानना पड़ेगा। तुम्हारे शरीर से ज्यादा ताकत निकालने के लिए यह जरूरी है। आशा को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, लेकिन बाबा ने बात मानने से मना करने पर पहले ही बता दिया था कि इससे पिता की भी मौत हो जाएगी। इसलिए आशा चुपचाप अंदर के कमरे में जाकर कपड़े हटाकर पलंग पर लेट गई। थोड़ी देर बाद बाबा अंदर आया और मोर पंख को आशा के पूरे निर्वस्त्र शरीर पर फेरता रहा। उसने बताया कि आज देवता मेरे अंदर समाकर तुम्हारे बदन से शक्ति को खींचेंगे, इसके लिए शरीर को मोर पंख से पवित्र करना जरूरी है। आशा शर्म के कारण आंखें बंद किए लेटी रहीं, जिसके थोड़ी देर बाद बाबा नंदकुमार खुद अपने सारे कपड़े निकालकर आशा के ऊपर आकर लेट गया। यह देखकर आशा ने उसे धक्का देकर हटाना चाहा तो बाबा ने गुर्राते हुए आशा को चुपचाप लेटे रहने को कहा, जिसके बाद उसने आशा के साथ बलात्कार किया और फिर उसे एक पुड़िया में भभूत देते हुए कहा कि मैंने सारी शक्ति इसमें डाल दी है, इसे ले जाकर शोभा को खिला देना। बाबा बेहद शातिर था और संभवतः उसने भभूत में मिलाकर कोई ऐसी दवा दी थी जिसे खाने से व्यक्ति के शरीर में अचानक ताकत का संचार हो जाता था। आशा, जो मानसिक और भावनात्मक रूप से काफी टूट चुकी थी, घर लौट आई और मन ही मन परेशान थी। फिर भी उसने बुझे मन से शोभा को बाबा की दी हुई भभूत खिला दी। कुछ देर बाद शोभा के शरीर में नई ताकत का संचार हुआ। जब उसने कहा कि उसे अब कुछ अच्छा महसूस हो रहा है, तो आशा को लगा कि शायद बाबा ने सच में कहा था कि देवता उसकी शरीर से ताकत खींचकर शोभा में भर देगा। अगले दिन आशा को फिर पूजा में शामिल होने को जाना था, लेकिन उसका मन नहीं हो रहा था कि वो फिर वहां जाए। लेकिन फिर पिता की मौत का डर सामने आने से वह चुपचाप बाबा के पास पहुंच गई, जहां बाबा ने एक बार फिर उसके साथ बलात्कार कर भभूत की पुड़िया पकड़ा दी। इस घटना के बाद बाबा आए दिन आशा के साथ बलात्कार करने लगा। इस बीच उसने एक बार फिर शोभा को अंग्रेजी दवाएं देने की अनुमति भी दे दी, जिससे आशा को शक होने लगा कि बाबा पूजा के नाम पर उसका शोषण कर रहा है। लेकिन यह सब 3 साल तक चलता रहा। इसी बीच आशा के एक परिचित ने शोभा को रायपुर में खुले नए एम्स अस्पताल में दिखाने की सलाह दी। इस पर आशा और उसके पिता शोभा को लेकर एम्स अस्पताल पहुंचे, जहां 2 दिन की जांच के बाद शोभा का उपचार शुरू हुआ तो वह महीने भर में ही लगभग पूरी स्वस्थ होकर अपने पैरों पर चलने लगी। यह देखकर आशा ने ठान लिया कि अब वह बाबा के पास नहीं जाएगी। आशा ने बाबा के पास जाना बंद किया तो वह फोन पर उसे धमकाने लगा, जिससे आशा का मानसिक तनाव और बढ़ गया। एक दिन उसने यह सारी कहानी अपने पिता को बता दी, जिससे उसके पिता को गहरा झटका लगा। इसके बाद 8 सितंबर को वे सीधे सीपत थाने पहुंचे और तांत्रिक नंदकुमार के खिलाफ धोखाधड़ी और बलात्कार का मामला दर्ज करवा दिया। तत्काल कार्रवाई करते हुए एडिशनल एसपी ग्रामीण राहुल देव शर्मा ने एक पुलिस टीम भेजकर नंदकुमार को गिरफ्तार किया। नंदकुमार अब सलाखों के पीछे था और उसे उसके किए की सजा मिल रही थी। और आज की दूसरी कहानी ओडिशा के कटक की है। ये बात 2024 की है। कटक में एक थाना है, कंदरपुर थाना। 13 दिसंबर के दिन इसी थाने की सीमा के भीतर काटजोड़ी नदी के लोगों ने एक महिला का शव देखा। आसपास मौजूद कुछ राहगीरों ने इसे देखकर तुरंत स्थानीय पुलिस को सूचना दी। कांदारपुर थाने की पुलिस टीम मौके पर पहुंची और क्षेत्र को घेरकर जांच शुरू की।
महिला की उम्र लगभग 35 साल की लग रही थी। उसके दोनों हाथों पर टैटू बने हुए थे, लेकिन ऐसा कोई सुराग या सामान वहां मौजूद नहीं था जिससे उसकी पहचान की जा सके। लाश के पास पुलिस को खून से सनी हुई एक शर्ट और पैंट भी मिली, जो किसी संघर्ष या वारदात की ओर इशारा कर रही थी। इन कपड़ों पर अ न्यू स्टार टेलर्स का टैग लगा हुआ था, जो पुलिस के लिए एक अहम सुराग बन सकता था। यह देखकर पुलिस ने आसपास के दर्जियों से जानकारी जुटानी शुरू की, ताकि इन कपड़ों के मालिक या सिलवाने वाले का पता लगाया जा सके। पुलिस ने इसके साथ ही आसपास के थानों से भी संपर्क किया, लेकिन किसी भी थाने में ऐसी किसी महिला की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज नहीं पाई गई। यह बात जांच को और पेचीदा बना रही थी। अब पुलिस के सामने दो बड़ी चुनौतियां थीं। पहली, इस महिला की पहचान करना, और दूसरी, उसके साथ हुए इस अपराध के पीछे छिपे कातिल या कातिलों तक पहुंचना। घटनास्थल पर मिले खून के निशान और कपड़े मामले को एक अलग ही मोड़ दे रहे थे। पुलिस हर सुराग को ध्यान से जांच रही थी, क्योंकि यह मामला जितना साधारण लग रहा था उतना था नहीं। ऐसे में पुलिस ने अपनी पूरी जांच का केंद्र उस सुराग पर रखा जो लाश के पास मिला था, शर्ट और पैंट पर दर्जी का टैग। यह टैग उनके लिए एक अहम कड़ी बन सकता था। पुलिस ने न्यू स्टार टेलर्स नाम से मिलते जुलते नाम वाली दर्जी की दुकानों की तलाश शुरू की। कई दुकानों पर पूछताछ करते हुए पुलिस करीब 10 दर्जियों तक पहुंची। हालांकि इनमें से किसी ने भी उस टैग को सीधे पहचानने से इनकार कर दिया। लेकिन गंजाम जिले के एक दर्जी ने पुलिस को एक बेहद अहम सुराग दिया। उसने बताया कि इस तरह के टैग सामान्यतः गुजरात में इस्तेमाल किए जाते हैं। क्योंकि दर्जी गुजरात में काम कर चुका था, लिहाजा उसे गुजरात में इस्तेमाल होने वाले रसीदों और वहां के तरीकों की जानकारी थी। इस नए इनपुट के बाद पुलिस ने तुरंत गुजरात पुलिस से संपर्क किया और वहां की दुकानों की जांच शुरू की। आखिरकार सूरत में एक दर्जी मिला, जिसकी दुकान पर वही टैग इस्तेमाल होता था। इस दर्जी के टैग पर 3833 नंबर दर्ज था, जो बरामद कपड़ों के टैग से मेल खाता था। दर्जी ने अपना रजिस्टर चेक किया और बताया कि उसने यह शर्ट बाबू नाम के एक व्यक्ति के लिए सिली थी। अब पुलिस के पास एक नया नाम था, बाबू, और जांच की दिशा इस नाम के साथ आगे बढ़ने लगी। अब पुलिस के पास बाबू नाम तो था, लेकिन यह नहीं पता था कि वह कौन है और कहां रहता है। जांच एक बार फिर पेचीदा लगने लगी। तभी उसी दर्जी ने पुलिस को एक और अहम सुराग दे दिया। उसने बताया कि कपड़ों का पेमेंट करते समय उसे बाबू को 100 रुपए वापस करने थे, मगर उसके पास खुले पैसे नहीं थे। इसलिए उसने 100 रुपए एक मोबाइल नंबर के ई-वॉलेट में ट्रांसफर कर दिए थे। इस नए सुराग पर काम करते हुए पुलिस ने तुरंत उस मोबाइल नंबर की जानकारी जुटाई और उस पर कॉल किया। कॉल पर मिला शख्स बाबू का दोस्त निकला। उसने पुलिस को बाबू की पूरी जानकारी दी। उसने बताया कि बाबू का असली नाम जगन्नाथ दुहुरी है और वह ओडिशा के केंद्रपाड़ा जिले का रहने वाला है। इतना ही नहीं, उसने यह भी बताया कि बाबू फिलहाल सूरत से ट्रेन में यात्रा कर रहा है और जल्दी ही रायगढ़ से गुजरने वाला है। पुलिस ने तुरंत एक टीम को तैयार किया और जाल बिछा दिया। ट्रेन के रायगढ़ स्टेशन पर पहुंचते ही पुलिस ने उसे दबोच लिया। अब पुलिस के पास बाबू उर्फ जगन्नाथ था और पूरे मामले का सच सामने लाने का समय आ चुका था। बाबू से सख्ती से पूछताछ की गई तो उसने टूटते हुए अपना गुनाह कबूल कर लिया और पूरी कहानी पुलिस को बता दी। उसने बताया कि मृतक महिला उसकी भाभी थी। साथ ही उसने खुलासा किया कि इस खौफनाक साजिश को उसने अपने बड़े भाई बलराम दुहरी और चचेरे भाई हापी दुहरी के साथ मिलकर अंजाम दिया था। बाबू की निशानदेही पर पुलिस ने बलराम और हापी को भी गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ के दौरान बलराम ने कबूल किया कि महिला उसकी पत्नी थी और उसका नाम रेखा था। बलराम को शक था कि रेखा के किसी गैर मर्द के साथ अवैध संबंध थे। इसी शक ने उनके रिश्ते को कड़वाहट से भर दिया था और आए दिन उनके बीच झगड़े होने लगे थे। आखिरकार बलराम ने अपने छोटे भाई जगन्नाथ और चचेरे भाई हापी के साथ मिलकर रेखा को रास्ते से हटाने की साजिश रची। तीनों ने मिलकर उसकी हत्या कर दी और लाश को कतजोड़ी नदी के किनारे फेंक दिया ताकि मामला दब जाए। रेखा और बलराम की शादी को 10 साल हो चुके थे। शुरुआत में उनका रिश्ता प्रेम और विश्वास से भरा था। दोनों के 2 बच्चे भी थे, लेकिन पिछले कुछ सालों में बलराम के स्वभाव में बदलाव आने लगा था। वह बात बात पर गुस्सा करने लगा और रेखा के साथ झगड़े आम हो गए थे। बलराम को रेखा के व्यवहार पर शक था। वह अक्सर उसे फोन पर बातें करते हुए देखता और पूछने पर रेखा टाल देती। एक दिन बलराम ने देखा कि रेखा ने अपने फोन में एक नंबर सेव किया था,
जिसे उसने माया नाम दिया था। उसे यह बात खटकने लगी। उसने चुपके से रेखा का फोन चेक किया, लेकिन कोई ठोस सबूत नहीं मिला। शक ने बलराम के मन में एक जहर घोल दिया। बलराम के मन में शक का जहर भर चुका था, लेकिन वह रेखा के खिलाफ ठोस सबूत चाहता था। एक दिन उसने चुपके से रेखा का फोन उठाया और उसमें माया नाम से सेव नंबर पर कॉल किया। फोन की घंटी बजी और दूसरी तरफ से एक पुरुष की आवाज आई। बलराम का शक गहरा हो गया। बिना कुछ बोले बलराम ने फोन काट दिया, लेकिन उसका गुस्सा और शक अब चरम पर था। वह इसे रेखा की बेवफाई का पक्का सबूत मान बैठा। बलराम ने अपनी परेशानी अपने छोटे भाई जगन्नाथ और चचेरे भाई हापी से साझा की। जगन्नाथ और हापी, जो पहले से ही बलराम के करीबी थे, उसकी हर बात पर विश्वास करते थे। बलराम ने उन्हें बताया कि रेखा के किसी और के साथ अवैध संबंध हैं। उसने यह भी कहा कि रेखा का व्यवहार बदल गया है और वह घर परिवार से कटने लगी है। जगन्नाथ और हापी ने बिना सच की पड़ताल किए बलराम का साथ देने का फैसला किया। उनका कहना था, भाभी को सबक सिखाना जरूरी है। एक दिन बलराम ने रेखा से झगड़ा किया और उसे यह कहकर धमकाया, अगर तुमने अपनी हरकतें नहीं छोड़ी तो अंजाम बुरा होगा। रेखा ने इस धमकी को गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन बलराम अब साजिश को अंजाम देने के लिए तैयार हो चुका था। उसने जगन्नाथ और हापी के साथ मिलकर रेखा को खत्म करने की योजना बनाई। 13 दिसंबर की सुबह बलराम ने रेखा को किसी बहाने से घर से बाहर बुलाया। उसने रेखा से कहा कि वह उसे बाजार ले जाएगा। रेखा को शक नहीं हुआ और वह बलराम के साथ चल पड़ी। बलराम ने जगन्नाथ और हापी को पहले ही तय जगह पर बुला लिया था। काठजोड़ी नदी के पास एक सुनसान जगह पर पहुंचकर बलराम ने रेखा पर उसके अवैध संबंधों का आरोप लगाना शुरू किया। रेखा ने आरोपों से इनकार किया, लेकिन बलराम का गुस्सा काबू से बाहर हो गया। तीनों ने मिलकर रेखा पर हमला कर दिया। रेखा ने खुद को बचाने की कोशिश की, लेकिन वे तीन थे और वह अकेली। उसने संघर्ष किया, जिसके निशान उसके कपड़ों और घटनास्थल पर मिले। अंत में उन्होंने रेखा का गला दबाकर हत्या कर दी। हत्या के बाद उन्होंने रेखा के शरीर को नदी के किनारे फेंक दिया, यह सोचकर कि पानी और जानवर लाश को खत्म कर देंगे। लेकिन वह लाश ऐसे स्थान पर थी जहां राहगीरों ने इसे देख लिया। बलराम ने सोचा था कि कोई रेखा को पहचान नहीं पाएगा, लेकिन वह उसकी एक गलती को नजरअंदाज कर गया। रेखा के हाथों पर बने टैटू। पुलिस ने जिस शर्ट और पैंट को घटनास्थल से बरामद किया था, वह बलराम और उसके भाइयों के खिलाफ सबसे बड़ा सबूत बन गया। टैग से मिले सुरागों के बाद पुलिस ने सूरत के दर्जी तक पहुंचकर बाबू उर्फ जगन्नाथ को गिरफ्तार किया। जगन्नाथ से सख्ती से पूछताछ की गई। पहले तो उसने पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की, लेकिन जब उसके पास सबूत रखे गए तो वह टूट गया। उसने पूरे अपराध की योजना का खुलासा कर दिया। बलराम ने अपने अपराध को कबूलते हुए कहा, मुझे यकीन था कि रेखा मुझे धोखा दे रही है। मेरा शक मुझे अंदर से खा रहा था। मुझे लगा कि उसे खत्म करके ही मैं अपनी इज्जत बचा सकता हूं। रेखा की हत्या के बाद जब पुलिस ने माया के नंबर की गहराई से जांच की तो सच्चाई सामने आई। माया रेखा की बचपन की सहेली थी और बलराम का शक पूरी तरह बेबुनियाद था। पुलिस ने माया से पूछताछ की तो उसने बताया, रेखा मुझसे अक्सर अपनी परेशानियों के बारे में बात करती थी। उसे लगता था कि बलराम उसे समझने की बजाय हमेशा उस पर शक करता था। माया ने यह भी कहा कि जिस दिन बलराम ने फोन किया था वह घर पर नहीं थी और फोन उसके भाई ने उठाया था। माया के भाई ने पुलिस को बताया, मैंने तो फोन पर सिर्फ हेलो कहा था। फिर दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं आया और फोन कट गया। मुझे तो यह भी नहीं पता था कि कौन कॉल कर रहा है। यह सुनकर पुलिस को पूरी तस्वीर समझ आ गई। बलराम ने केवल एक फोन कॉल और अपनी गलतफहमी के आधार पर अपनी पत्नी की जान ले ली। यह जानकर पुलिस ने बलराम को बताया कि उसका शक पूरी तरह गलत था, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। बलराम, जगन्नाथ और हापी ने मिलकर जो साजिश रची, उसने सिर्फ रेखा की जान नहीं ली, बल्कि उनकी अपनी जिंदगी भी तबाह कर दी। तीनों अब जेल की सलाखों के पीछे थे और बलराम को अपने किए पर पछतावा करने का समय मिल चुका था। यह कहानी केवल एक हत्या की नहीं, बल्कि शक और गुस्से से जन्मी उस गलतफहमी की है जिसने 4 जिंदगियां तबाह कर दी। पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल हथियार और अन्य सबूत बरामद कर लिए। तीनों आरोपियों को हत्या और साजिश के आरोप में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। शक, गुस्से और बदले की यह कहानी एक निर्दोष की जान ले गई और 3 जिंदगियां सलाखों के पीछे पहुंच गईं। हमारा उद्देश्य यह है कि लोग इन घटनाओं से सीखें और गलत रास्तों पर चलने से बचें। यह कहानी एक अहम चेतावनी है
जो हमें बताती है कि जीवन में सही फैसले लेना कितना जरूरी है। हमें मिलकर एक बेहतर समाज बनाने की कोशिश करनी चाहिए, जहां प्यार और ईमानदारी की अहमियत हो। ऐसी सच्ची घटनाओं और उनसे मिले संदेशों के साथ मैं फिर लौट कर आऊंगा। तब तक के लिए सुरक्षित रहें, सतर्क रहें और याद रखें कि हर कदम सोच समझकर उठाएं।